नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन प्रणाम देवभूमि। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बागेश्वर दौरा आज रहने वाला है। दूसरा दिन आज है। आज कई कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम के साथ स्थानीय सांसद, मंत्री और विधायक रहेंगे मौजूद। तो बागेश्वर में मौजूद है सीएम धामी और आज दूसरा दिन है और इस दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम के साथ स्थानीय सांसद, मंत्री और विधायक भी रहेंगे मौजूद। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का बागेश्वर दौरे का आज दूसरा दिन। तो आज कई कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। तो सीएम के साथ स्थानीय सांसद, मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में नव प्रवेशी छात्रों के ज्ञान दीक्षा समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम ने इस दौरान छात्रों को नए भारत का निर्माता बताया। साथ ही उन्होंने श्री राम शर्मा आचार्य के जीवन पर भी प्रकाश डाला। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि श्री राम शर्मा आचार्य ने हम बदलेंगे युग बदलेगा का मंत्र दिया। उन्होंने हर घर में माता गायत्री और यज्ञ की स्थापना का काम किया। उन्होंने आधुनिक युग का विश्वामित्र माना जाता है। इतिहास में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने अपने विचारों से समाज को बदलने का काम किया हो। श्री राम शर्मा ने अपना पूरा जीवन समाज के प्रति समर्पित किया था। यूपी एसएससी पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। 21 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज। जल्द आरोपियों की संपत्तियां अटैच की जाएंगी। पेपर लीक के सरगना और साथी पर इनाम भी घोषित है। 2 आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित है। सैयद सादिक और योगेश्वर राव पर इनाम घोषित किया गया है। यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं दोनों आरोपी। तो जल्द ही आरोपियों की संपत्ति को अटैच किया जाएगा। पेपर लीक के सरगना और साथी पर इनाम घोषित किया गया है। तो यूके एसएससी पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। 21 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज। जल्द आरोपियों की संपत्ति अटैच की जाएगी। पेपर लीक के सरगना और साथी पर इनाम घोषित है। 2 आरोपी पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया। सैयद सादिक और योगेश्वर राव जिन पर इनाम घोषित है। तो यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं ये दोनों आरोपी। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं। जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, अब उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। और देखिए, कुर्की के दौरान उनकी संपत्तियां लगातार इसकी जानकारी ईडी को भी दी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, जितने आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है यूके एसएससी पेपर लीक मामले में, उन सभी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। और इसके साथ ही 2 आरोपी ऐसे हैं जिन पर इनाम भी घोषित किया गया है, उनकी तलाश भी की जा रही है। देखिए, गिरफ्तारी अभी तक 33 लोगों की हो चुकी है और जिन आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा कराया जा रहा है या यूं कहे दर्ज हो गया है रायपुर थाने में, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश से, जिन आदेशों के क्रम में मुकदमा कायम हुआ है, क्योंकि इनके द्वारा अर्जित जो संपत्तियां हैं वो गैंगस्टर एक्ट के तहत ही अब सरकार अपने में निहित करेगी, कुर्क करेगी। और जो इनके द्वारा नाजायज काम करके जो धन अर्जन किया गया है उस पर सरकार प्रहार करेगी। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूके एसएससी पेपर लीक मामले में पहले दिन से बेहद संजीदा है और राज्य गठन के बाद पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है कि किस लोगों के खिलाफ गैंगस्टर हो रहा है। और 2000 से लेकर 2022 तक की विधानसभा में हुई नियुक्तियों की जांच होने जा रही है। यूके एसएससी में 2015-16 तक की परीक्षाओं की जांच हो रही है। कुल 5 परीक्षाएं जांच के अधीन है। इसमें विजिलेंस को भी जांच ट्रांसफर हुई है। तो मुख्यमंत्री चाहते हैं कि अभी तक जो भी व्यवस्थाएं खराब रही हैं वो सही हो और भविष्य में जो नियुक्तियां हो, भर्तियां हो, वो पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट सिस्टम बने। ठीक है सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इन जानकारी के लिए।
यूकेएसएससी पेपर लीक केस में एसटीएफ ने 33वीं गिरफ्तारी की है। यूकेएसएससी में तैनात तत्कालीन पीआरटी जवान संजय राणा को उसके निवास स्थान भीमताल चमोली से गिरफ्तार किया है। संजय राणा ने पेपर लीक करके अपनी पत्नी का नौकरी में सिलेक्शन करवाया था। संजय राणा के कब्जे से फोटोकॉपी मशीन और सीपीयू बरामद हुई है। गवाहों के बयान एवं टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर संजय को अरेस्ट किया गया है। एसटीएफ के अनुसार पेपर लीक मामले में पूर्व में गिरफ्तार पीआरटी कर्मचारी मनोज जोशी के साथ मिलकर अभियुक्त संजय राणा ने लखनऊ प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुए पेपर की कॉपी कर अपने घर में पत्नी को दिया। इसके बाद प्रश्न पत्र हल कराकर परीक्षा परिणाम में पत्नी को चयनित कराया। मनोज जोशी के साथ मिलकर संजय राणा ने इस कारनामे के सभी साक्ष्य और सबूत एसटीएफ ने एकत्र कर लिए हैं। गिरफ्तार किया गया संजय राणा साल 2014 से अप्रैल 2022 तक उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पीआरटी जवान के रूप में भी नियुक्त था। यूकेएसएससी पेपर लीक केस में राज्य सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई जहां चर्चाओं में है, तो वहीं राजनीति में भी इसके आसपास ही घूम रही है। कांग्रेस समेत दूसरे राजनीतिक दल भर्ती घोटाले की जांच कराने के लिए सीबीआई को मुफीद मान रहे हैं। आपको बताते चले कि अभी तक 33 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सवाल ये है कि आखिर दूसरे राज्यों में सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस को उत्तराखंड में हुई भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच पर इतना विश्वास क्यों हो रहा है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में जहां एसटीएफ की कार्रवाई की चारों तरफ तारीफ हो रही है, तो वहीं कांग्रेस का एकाएक सीबीआई प्रेम जाग गया है। ये वही कांग्रेस है जो समय समय पर सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन करती रहती है। उत्तराखंड के कांग्रेस के चीफ न्यूज 1 इंडिया के सवाल को वाजिब मानते हैं। हालांकि वो तर्क ये देते हैं कि मामला 2 प्रदेशों से जुड़ा है, लिहाजा एसटीएफ के सीमित अधिकार है और इसमें ब्यूरोक्रेट्स और कुछ बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं, लिहाजा एसटीएफ के हाथ बंधे हुए हैं। हम ईडी और सीबीआई के खिलाफ लगातार बोलते रहे हैं, लेकिन चूंकि 2 राज्य इसमें सम्मिलित हैं और इसीलिए हमने जानबूझ के ये कहा था कि प्रपत्र जो है हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में बनी कमेटी बने, उसके पास पत्र जमा हो जाए। अध्यक्ष की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उनकी है। सचिव की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उनकी है, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन अध्यक्ष और सचिव गिरफ्तार किए जाएंगे उस दिन वो सफेदपोश नेता बच नहीं सकता। लेकिन जनता को बेवकूफ बनाने के लिए हाकम सिंह को इतना बड़ा कदकाठिका दिखा दे रहे जैसे पता नहीं क्या है हो गया हाकम सिंह। हाकम सिंह कुछ भी नहीं है, एक मोहरा मात्र है। इसलिए हम हाईकोर्ट के जज के पास सारे प्रपत्र जमा करने की बात करें, वो इसीलिए कर रहे हैं कि सीबीआई भी अगर कहीं किसी के इशारे पे तोता बन के काम करेगी तो वो नहीं कर पाए। यूकेएसएससी पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग पर बीजेपी कांग्रेस को घेरती दिखाई पड़ गई। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है कंफ्यूज पार्टी है। कांग्रेस का नेतृत्व तो कंफ्यूज है। कांग्रेस के आप अगर जो ऊपर से देखेंगे जितने भी नेता हैं सभी कंफ्यूज निर्णय लेते हैं और इसी कंफ्यूज नेतृत्व और कंफ्यूज निर्णय के कारण कांग्रेस की ये दुर्दशा हुई है। कांग्रेस ने हमेशा संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार किया है। कांग्रेस हमेशा संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ बोलने वाली पार्टी है। इसलिए कांग्रेस कुछ भी कहे, इनका मैं तो यही कहूंगा कि सारा सिस्टम कंफ्यूज है और कांग्रेस कंफ्यूजन में जी रही है। यूकेएसएससी पेपर लीक केस में राज्य गठन के बाद सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की, लेकिन कांग्रेस यहाँ भी राजनीति से नहीं चूक रही है। उत्तराखंड में भर्ती विवाद के मामले में कांग्रेस को न जाने क्यों सीबीआई पर एतबार है, जबकि यही कांग्रेस देश के अन्य राज्यों में सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाओं का विरोध करती है। क्या राजनीति चमकाने के लिए कांग्रेस को लगता है सीबीआई का वो नाम ले रही है, या सीबीआई जांच से ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा? जबकि अभी तक यूकेएसएससी पेपर लीक में 32 से अधिक लोग अरेस्ट हो चुके हैं। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा की स्पीकर ऋतु खंडूरी का बड़ा फैसला। विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्ती के मामले में कमेटी गठित की गई। 3 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी करेगी भर्ती की जांच। 1 महीने में जांच रिपोर्ट देने का निर्णय हुआ है। विधानसभा सचिव को 1 महीने के अवकाश पर भेजा गया, तो विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल का ऑफिस सील है। युवाओं को स्पीकर ने निष्पक्ष जांच का दिलाया है भरोसा।
नियुक्तियों को लेकर पहले 2012 से अब तक की होगी जांच। राज्य स्थापना के बाद की नियुक्तियों की भी जांच होगी। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने शनिवार को बड़ा फैसला लिया। उन्होंने साल 2012 से लेकर अभी तक उत्तराखंड विधानसभा में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, उनकी जांच के लिए विशेष समिति गठन किया है और इसी जांच के बाद राज्य बनने के बाद से सभी भर्तियों की जांच भी की जाएगी। 3 सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष दिलीप कुमार कोठिया होंगे, तो वहीं सुरेंद्र सिंह रावत और अविंद्र सिंह न्याल इसके सदस्य होंगे। इसके साथ ही विधानसभा सचिव को 1 महीने के अवकाश पर भेज दिया गया है और उनका दफ्तर भी सील कर दिया गया है। स्पीकर रितु खंडूरी ने कहा कि ना तो खाऊंगी और ना ही किसी को खाने दूंगी। आपको बता दें, बैग भर्ती को लेकर बुरी तरह घिरने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने रितु खंडूरी से इस मामले में हाई लेवल निष्पक्ष जांच करने को कहा था। रितु खंडूरी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इन घोटालों से विधानसभा की गरिमा गिरी है। युवाओं को रितु खंडूरी की नियुक्ति को लेकर निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। तो रितु खंडूरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें बैकडोर भर्ती को लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी। 3 सदस्यीय कमेटी करेगा भर्ती की जांच। तो क्या कुछ बड़ी बातें कही वो आपको बता रहे हैं। 1 महीने में जांच रिपोर्ट देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा सचिव को 1 महीने के अवकाश पर भेजा गया है। इसके युवाओं को स्पीकर ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। तो नियुक्तियों को लेकर पहले 2012 से अब तक पूरी जांच की जाएगी। तो इसके बाद राज्य स्थापना के बाद की नियुक्तियों की ये जांच होगी। उत्तराखंड विधानसभा प्रदेश का सर्वोच्च सदन है। इसकी गरिमा को बनाए व बचाए रखना मेरा दायित्व ही नहीं, मेरा कर्तव्य भी है। एक बात मैं स्पष्ट रूप से प्रदेशवासियों को और खास तौर पर उत्तराखंड के युवा वर्ग को कहना चाहूंगी, वह आश्वस्त रहें। मैं किसी को भी निराश नहीं होने दूंगी और सबके साथ न्याय होगा। मेरे लिए सदन की गरिमा से ऊपर कुछ भी नहीं है। इसको बनाए रखने के लिए कितने ही कठोर व कड़वे निर्णय लेने हो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। विधानसभा परिसर लोकतंत्र का मंदिर है। अध्यक्ष होने के नाते किसी भी प्रकार की अनियमितता एवं अनुशासनहीनता मुझे स्वीकार्य नहीं है। विधानसभा व प्रदेश के हित में मुझे जितने भी रिफॉर्म्स विधानसभा में करने पड़ेंगे, मैं उनके लिए पूरी तरह से तैयार हूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूं। मीडिया व अन्य विभिन्न स्रोतों से विधानसभा सचिवालय में कार्मिकों, अधिकारियों की विधि एवं सेवा नियमों के विरुद्ध नियुक्तियों, पदोन्नति के संबंध में प्राप्त जानकारी के आधार पर जनहित में मैंने आज 2 बड़े निर्णय लिए हैं। विशेषज्ञ जांच समिति गठित की है, एक्सपर्ट कमेटी गठित की है, जिसमें श्री दिलीप कुमार कोटिया अध्यक्ष, श्री सुरेंद्र सिंह रावत सदस्य एवं श्री अवनेंद्र सिंह न्याल सदस्य होंगे। सभी पूर्व कार्मिक सचिव हैं एवं प्रदेश के व इस मामले के विशेषज्ञ हैं। इसके साथ साथ यह भी निर्देश दिया है कि अधिकतम 1 माह के भीतर अपना प्रतिवेदन, जांच रिपोर्ट, सुझाव उपलब्ध कराने का कष्ट करें। दूसरा निर्णय यह है कि वर्तमान विधानसभा सचिव श्रीमान मुकेश सिंघल तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अवकाश पर रहेंगे। उक्त अवकाश की अवधि में विशेषज्ञ समिति श्री मुकेश सिंघल सचिव को जांच में सहयोग हेतु उपस्थित होने के लिए जब जब कहेगी, तो उन्हें इन निर्देशों का पालन करना होगा। मेरा सार्वजनिक जीवन की जो शुरुआत हुई है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर हुई है। मुझे याद है, उन्हें कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। इसी ध्येय को मैंने भी जीवन में उतारा है और मैं आप सबको आपके माध्यम से पूरे उत्तराखंड के वासियों को आश्वस्त करना चाहूंगी कि जो भी रिपोर्ट मुझे समिति देगी, उसको हम कड़ाई से उसका पालन होगा, ईमानदारी से और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से उसका हम उसको लगाएंगे, लागू करेंगे। उत्तराखंड में कई विभागों की भर्ती उजागर होने के बाद अब ओपन यूनिवर्सिटी में भी गलत तरीके से भर्ती के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का आरोप है कि ओपन यूनिवर्सिटीज में भर्तियों में भाई भतीजावाद का फॉर्मूला अपनाया गया है। संघ के तमाम करीबी लोगों को नौकरी दी गई है। करण मेहरा ने
साफ कहा है कि नियम कायदों को ताक पर रखकर ओपन यूनिवर्सिटी में भर्तियां की गई। आपको बता दें कि ओपन यूनिवर्सिटी में भर्तियों की एक लिस्ट वायरल हो रही है, जिसमें बड़े नेताओं और कई अधिकारियों के करीबियों को नौकरी देने की बात सामने आई है। तो वहीं उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने साफ किया है कि ओपन यूनिवर्सिटी में जिन भर्तियों की कांग्रेस बात कर रही है वह कांग्रेस के जमाने की है। वह सभी भर्तियां 2014, 15 और 16 में की गई है और 2018 में विधानसभा में भी इस संबंध में उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया था कि उनका पटाक्षेप तभी हो गया था। और मैं तो वैसे भी बहुत प्रेस का जो है सम्मान करता हूँ, हमारी सरकार भी करती है और मुझे लगता है कि कुलपति जी को अपनी बातें बोलनी चाहिए। इन बातों का जो है उनको प्रेस के बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने शनिवार को अल्मोड़ा के विकास भवन में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की, जिसमें जिले के सभी विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सोमेश्वर विधानसभा में मुख्यमंत्री की घोषणाओं में होने वाले विकास कार्यों को गति नहीं मिलने पर विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं अल्मोड़ा के भाकिया हुए अंतरजातीय विवाह को लेकर हत्याकांड में एक हफ्ते पहले पुलिस और प्रशासन को सुरक्षा को लेकर पत्र लिखने के बाद पुलिस पर उठ रहे सवाल को लेकर रेखा आर्य ने कहा कि इसको लेकर पुलिस अधीक्षक को साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि इस पर सख्त कार्रवाई होगी। हमारे विधानसभा सोमेश्वर के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो जो घोषणाएं की गई हैं 2017 से लेकर अभी तक में उनकी आज समीक्षा की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे उस समय के जो घोषणाएं थी उसमें जियो जारी हो गए थे, लेकिन जियो जारी होने के साथ में जो है आखिरकार वो चीज़ें किस प्रगति की ओर गई हैं और कुछ सड़कें जो है जो फॉरेस्ट में या उनके संयुक्त निरीक्षण के स्तर पर लंबित है तो क्यों लंबित है, इन सारी बिंदुओं को लेकर आज चाहे वो सड़क हो, पेयजल हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य का केंद्र हमारा सोमेश्वर उप जिला चिकित्सालय हो और चाहे वो सिंचाई से संदर्भित हो, सभी लोगों की सभी चीज़ों की आज टिहरी जिले के विकास खंड नरेंद्र नगर की ग्राम पंचायत तिमली के दुलबलियाकाड़ में गांव में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। कई खेत आपदा की भेंट चढ़ गए हैं, कई मकानों को भी नुकसान हुआ है। तो वहीं आपदा के बाद प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची, नुकसान का जायजा लिया। उप जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि नुकसान की रिपोर्ट उन्हें प्राप्त हो चुकी है। जिनके मकान टूटे हैं उन्हें सुरक्षित मकानों में दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है और आपदा प्रभावित को सहायता राशि दी जा रही है। ये धान के खेत है, सारी अच्छी तरह से खेत खलियान सब कुछ तबाह होकर के रह जाते हैं। ऐसा ही एक मंजर आज जो है वो देखने को मिला है पट्टी दोगी क्षेत्र के ग्राम पंचायत तिमली में। तिमली का एक क्षेत्र है दुबलियाण के प्रेम सिंह का मकान जो है वो ध्वस्त हो गया, जबकि धूम सिंह का और कुंवर सिंह का जो है शौचालय इस आपदा में जो है बह करके चला गया। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग तोता घाटी में पहाड़ी से बोल्डर आने के कारण बंद हो गया है, जिसके कारण सड़क के दोनों ओर सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे शुक्रवार देर रात बोल्डर आने से बंद हुआ है, जिसे अभी तक नहीं खोला जा सका। पिछले 3 दिनों से NH58 ऋषिकेश से देवप्रयाग के बीच 82 तोता घाटी और साखनी धारा जैसे 15 जगहों पर बोल्डर आने से बंद हो रहा है। जिन जगहों पर बोल्डर कम होते हैं उन्हें तो लोक निर्माण जल्दी हटा देता है, लेकिन तोता घाटी 82 के समीप बड़े बड़े बोल्डर के कारण मार्ग घंटों तक बंद रहे। लोक निर्माण विभाग का कहना है कि उनकी टीम JCB के माध्यम से मार्ग को खोलने का प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि मार्ग को जल्द यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। न्यूज़ 1 इंडिया पे उत्तराखंड की एक्सक्लूसिव खबर आपको बता दें, वर्दी में पुलिसकर्मी ब्लूटूथ या ईयरफोन नहीं लगा सकेंगे। पुलिस मुख्यालय ने नियमों के खिलाफ बताकर प्रतिबंध लगाया। फील्ड सर्विस में कैप गमछा भी नियमों के खिलाफ बताया गया। तो जिला प्रभारियों को सही ड्रेस कोड की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। तो अब ड्यूटी के दौरान किसी भी तरह का ईयरफोन या फिर ब्लूटूथ स्पीकर नहीं लगा सकेंगे।
देहरादून मसूरी मार्ग पर ट्रैफिक रुकवा कर शराब पीने वाले उत्तराखंड पुलिस को ललकारने वाले मामले में फरार चल रहे इनामी यूट्यूबर बॉबी कटारिया की अग्रिम जमानत देहरादून कोर्ट ने खारिज कर दी है। ऐसे में अब देहरादून पुलिस बॉबी कटारिया की गिरफ्तारी को और तेज करने की दिशा में कुर्की की कार्रवाई में जुटी है। बॉबी कटारिया के वकील ने देहरादून कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, जो खारिज हो गई है। उत्तराखंड पुलिस बॉबी कटारिया की तलाश में उसके दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ जैसे कई ठिकानों में दबिश दे चुकी है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। आपको बता दें, देहरादून पुलिस फरार चल रहे बॉबी कटारिया पर 25,000 का इनाम पहले ही घोषित कर चुकी है। अब कोर्ट में धारा 82 और 83 के तहत कुर्की की तैयारी चल रही है। पुलिस के अनुसार निर्धारित समय और दबिशों के बाद प्रक्रिया के तहत कुर्की के लिए वारंट दिया जाएगा। ऋषिकेश की रेती के कैलाश गेट क्षेत्र में 20 से अधिक घरों की छतों पर बिजली के हाई टेंशन लाइन लटक रही है, जो आए दिन हादसों को दावत दे रही है। तो वहीं स्थानीय लोगों ने कहा है कि विभागीय अधिकारियों को बताने के बाद भी उनकी समस्याओं को गौर नहीं किया जा रहा है। उन्होंने हाई टेंशन लाइन शिफ्ट करने की मांग की है। वहीं स्थानीय लोगों ने क्षेत्रीय विधायक और सरकार में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को भी इस समस्या से अवगत कराया है। समस्या का संज्ञान लेकर कैबिनेट मंत्री ने विभाग को हाई टेंशन लाइन हटाने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने हाई टेंशन लाइन शिफ्ट करने के लिए 2,80,000 रुपए का बजट बनाया है, जिसमें बतौर मदद के रूप में विधायक निधि ने सुबोध उनियाल ने 84,000 रुपए भी दिए हैं। यह रकम विभाग को 2 साल पहले मिल चुकी है, फिर भी अभी तक विभाग ने हाई टेंशन लाइन को शिफ्ट करने की दिशा में कोई काम नहीं उठाया है। करना चाहते हैं पर समझ नहीं पाते हैं कि उसमें काफ़ी चीज़ों का आपको मिश्रण करना पड़ेगा। एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको कंसिस्टेंसी है। लोग समझते हैं कि थोड़ा जिम में जाके बॉडी बन जाती है। कई लोग 10 दिन कंटिन्यूसली वर्कआउट करेंगे, फिर 2 महीने आराम करेंगे, फिर बोलेंगे हम करते हैं। ऐसा नहीं चलता है। आप जो भी करें 2 बार हफ्ते में, 3 बार हफ्ते में, 1 बार शुरू करें, कभी ये समाप्त नहीं करें। पता है। और मैं यहाँ पे जो ये हाई टेंशन लाइन है, मैंने इसके अगेंस्ट में एक आरटीआई लगाई थी, क्योंकि इसमें 2019 में एक 11 साल के बच्चे की डेथ हो गई थी। तो उनको सुनने में आया था कि कोई कंपनसेशन वगैरह कुछ नहीं था उन्होंने दिया, ना ये तार हटवाई उन्होंने दुर्घटना घटने के बाद भी। तो अभी मैंने 15 दिन पहले, 1 महीने पहले मैंने एक आरटीआई लगाई थी, जिसमें उनसे जवाब मांगा था कि जो कंपनसेशन दिया है बच्चे को, दिया है या नहीं दिया है, अगर दिया है तो कितना दिया है। पूनम। अच्छा, कुछ साल पहले, 3 साल पहले हुआ था। वो बच्चा छत में खेल रहा था और एकदम से तार में चिपक गया, वहाँ झुलस के वहीं तुरंत वहीं खत्म हो गया। वो कौन था बच्चा? वो बच्चा मेरी बहन का बच्चा था। कितने साल का? वो मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों के निर्माण के लिए आज कदली वृक्ष नैनीताल लाए गए। कदली वृक्षों के आगमन पर शहर की सड़कों पर हजारों श्रद्धालु उमड़ पड़े। वहीं तल्लीताल स्थित वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद कदली वृक्षों को नगर भ्रमण कराया गया और इसी दौरान जगह जगह लोग पवित्र कदली वृक्ष के दर्शन के लिए खड़े रहे। कदली वृक्ष भ्रमण के दौरान भव्य शोभा यात्रा के दौरान स्कूली छात्रों एवं महिला पारंपरिक परिधानों में नजर आए। नगर भ्रमण के बाद मां नैना देवी मंदिर परिसर में कदली वृक्षों का अभिषेक किया गया। इन वृक्षों में मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों का निर्माण किया जाएगा। शनिवार से मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों का निर्माण भी शुरू हो गया है, जबकि 4 सितंबर अष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में मां नंदा सुनंदा की प्रतिमाओं को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। इस बार झोलीकोट भलिवटी गांव से कदली वृक्ष को लेकर नैनीताल में हमारा आगमन यहां पर हुआ है। सर्वप्रथम हम सुबाताल में गए, जहां पे सुबाताल की जो रामदास समिति और सुबाताल के लोगों द्वारा कदली वृक्ष का पूजन अर्चन किया गया। उसके बाद वैष्णो देवी में पूजन अर्चन के बाद हमारी यात्रा तलीताल के बाजारों से होते हुए मलीताल घूमेगी और अंत में मंदिर में जाएगी। आप देख रहे हैं कि चारों ओर महिलाओं और स्कूली बच्चों का जो हुजूम है और जो उनके द्वारा जो जयकारे मां नंदा सुनंदा के लगाए जा रहे हैं, तो पूरा भक्तिमय यहाँ पर माहौल बन गया है। और स्कूली बच्चों में जो जोश और उत्साह है, यहाँ के युवाओं में, यहाँ की महिलाओं में, यहाँ के बच्चों में और बुजुर्गों में, जो मां नंदा सुनंदा का आशीर्वाद लेने के लिए आतुर हैं, यहाँ पर इकट्ठा हैं, तो पूरा माहौल नंदामय हो गया है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज़4 इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।